हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन आईटी स्कूल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि पीएचपी कोर्स का चैप्टर नंबर 1 स्टडी किया था, जिसमें हमने पीएचपी का इंट्रोडक्शन देखा था और विजुअल स्टूडियो कोड एंड जैम सर्वर को भी इंस्टॉल किया था। आज हम देखने वाले हैं और स्टडी करने वाले हैं और प्रैक्टिस करने वाले हैं पीएचपी वेरिएबल्स की। पीएचपी वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे बनते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डीपली प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मुझे ट्यूटोरियल आप लोगों को देना पड़ेगा कि विजुअल स्टूडियो को किस तरह से थोड़ा सा यूज़ किया जाता है, जो उसके बेसिक्स हैं मे भी आपको यूज़ करना ना आए, और थोड़ा सा 20 to 30 सेकंड का ट्यूटोरियल मैं आपको जैम सर्वर का दूंगा कि आप जैम सर्वर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैम सर्वर के बगैर आप पीएचपी लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर सकते किसी भी सर्वर के बगैर। मे बी कोई और सर्वर आप कर लें, लेकिन जैम सर्वर मैं इसलिए ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये इजी टू यूज़ है और लीनियंट है, और उसके अलावा ये थोड़ा फास्ट सर्वर है बाकियों की निस्बत। तो इसलिए जैम सर्वर को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए अगर नहीं किया हुआ तो, और विजुअल स्टूडियो कोड को ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। आइए चलते हैं उनकी यूजेज की तरफ। अगर आप लोगों ने उनको डाउनलोड नहीं किया तो मैंने लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दे दिए हैं, आप लोग वहां से जाके उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं उनकी थोड़ा सा ट्यूटोरियल की तरफ, विजुअल स्टूडियो कोड एंड जैम सर्वर को हम कैसे यूज़। अच्छा तो दोस्तों, जैसे कि हम मेन स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं, यहाँ पे हम नीचे हम देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आइकन्स लगा दिए हैं विजुअल स्टूडियो को जैम सर्वर के, लेकिन हम यहीं से एक्सेस करेंगे। हो सकता है कि आपके पास ये आइकन ना हो और आपको ढूंढने में मुश्किल हो, तो हम यहाँ पे बाय सर्च इसको सर्च करते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर जैम कंट्रोल पैनल, इसको सिंगल क्लिक से हम ओपन कर लेंगे। जब ये ओपन होगा, इसका एक अपाचे और दूसरा माईसीक्वल, इन दोनों को हमने स्टार्ट कर देना है, क्योंकि जब ये दो स्टार्ट्स होंगे तब ही हम पीएचपी लैंग्वेज को परफॉर्म कर पाएंगे, अपनी वेबसाइट को होस्ट कर पाएंगे, और उसके अलावा हम यहाँ पे डेटाबेस वगैरह को क्रिएट कर पाएंगे और बहुत कुछ। हम ये दोनों चीज़ें स्टार्ट कर चुके हैं। उसके अलावा हम अगर यहाँ पे एडमिन में जाएं, माईसीक्वल के एडमिन में हम सिंगल क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। ये आपके सामने एक HTML पेज ओपन होगा। ये HTML पेज ऑफलाइन भी ओपन होता है, ऑनलाइन भी ओपन होता है। ये ऑफलाइन ओपन हो सकता है क्योंकि ये इंस्टॉल हो चुका है सॉफ्टवेयर, ये इसलिए इसको ऑफलाइन ओपन कर रहा है अपने एडमिन पेज को। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इसलिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। यस, ये ओपन हो चुका है। इस तरह का आपके पास डिस्प्ले आएगा, ऐसा डिस्प्ले आएगा आपके पास। आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये खैर मैं आपको ये चीज़ें बाद में समझाने वाला हूँ। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपने जब भी पीएचपी की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है सर्वर की, ये दोनों चीज़ें आपने स्टार्ट कर लेनी है, अपाचे भी एंड माईसीक्वल भी। और स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 ये है कि आपने अगर कोई फाइल क्रिएट करनी है पीएचपी लैंग्वेज में, तो हम उसे कहाँ सेव करेंगे? हमने जहाँ पे जैम सर्वर इंस्टॉल किया है, हम उस लोकेशन पे जाएंगे, जैम सर्वर को ओपन करेंगे और हम देखेंगे htdocs को। htdocs यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, htdocs यहाँ पे भी आ गया, और वैसे ये आपके सामने यहाँ पर भी मौजूद था htdocs। हम इसको ओपन कर लेंगे डबल क्लिक से। इसको ओपन करने के बाद हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे। ये फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद इस फोल्डर को फॉर एग्जांपल मैं कोई नेम दे देता हूँ प्रैक्टिस के नाम से। अब जो भी काम है मुझे इसके अंदर करना होगा, जो भी पीएचपी की जो प्रोग्राम्स बनाऊंगा मैं वो यहाँ पर सेव करूँगा। जो भी पीएचपी का वर्क होगा, पीएचपी की वेबसाइट होगी, उसको मैं यहाँ पे सेव करवा दूँगा। हम लोग अब विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेंगे सर्च के ज़रिए।
जैसे मैंने वी लिखा, यहाँ पे वीओ लिखा हुआ आ गया, विजुअल स्टूडियो कोड। हम इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद जो हमारे पास इंटरफेस आएगा वो कुछ ऐसा होगा। हम न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे। न्यू फाइल कैसे क्रिएट करेंगे? Ctrl+N, Ctrl+N हम जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो गई। अब सिलेक्ट अ लैंग्वेज, मैं इस लैंग्वेज को PHP लैंग्वेज में सिलेक्ट करने वाला हूँ। विजुअल स्टूडियो में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जिससे हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और अगर कोई नहीं भी होती तो हम यहाँ से एक्सटेंशन से उस लैंग्वेज की एक्सटेंशन भी लगा सकते हैं और भी इससे बहुत कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो मैंने बार हटाया था ये Ctrl+B से हटाया है, Ctrl+B, ये बार हट चुका है। मैंने जो थीम की हुई है, मैंने इसमें 4 से 5 किस्म की थीम्स की हैं। एंड्रोमेडा, एटम वन लाइट, बेस्ट डार्क थीम्स, बेस्ट लाइट थीम्स। आप भी चाहें तो कुछ थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं और आप यहाँ से थीम को चेंज कर सकते हैं। सेटिंग में जाके थीम्स में जाने के बाद कलर थीम्स, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की थीम्स आपको नज़र आएंगी, जैसा कि ये चेंज हो रही है। मुझे पर्सनली वन डार्क प्रो मिक्स ये अच्छी लगती है तो मैं इसी थीम को प्रेफर करता हूँ। तो चलते हैं सिलेक्ट लैंग्वेज की तरफ। हम PHP लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे, ये PHP लैंग्वेज सिलेक्ट हो चुकी है। अब हम PHP के टैग्स लगा के अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे। ये PHP के टैग्स लग चुके हैं दोस्तों, और मैं यहाँ पे अगर कुछ भी वैल्यू को वेबसाइट के ऊपर प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे सिंपल एको लिखना होगा, ECHO, एको, एंड डबल कोट्स एंड सेमीकोलन। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई वेबसाइट, दिस इज़ माई वेबसाइट। मैंने सिंपली यहाँ पे ये लिखा दिस इज़ माई वेबसाइट। मैं अब इसको सेव करवाने वाला हूँ उसी फोल्डर के अंदर, XAMPP सर्वर के htdocs के अंदर जो मैंने फ़ोल्डर बनाया था प्रैक्टिस के नाम का, मैं इसे वहाँ पे सेव कर दूँगा। Ctrl+S प्रेस करूँगा, ये मेरे से पूछेगा भैया कहाँ पे सेव करना है। मैं इसे कहूँगा आप C में चले जाएँ, XAMPP में, htdocs में, इसके बाद प्रैक्टिस में, और आप यहाँ पे इसको नेम दे दें PHP प्रैक्टिस 1 सेव। अब ये फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं इसको एक्सेस कैसे करूँगा? ये डायरेक्टली ओपन भी नहीं होती। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये डायरेक्टली ओपन नहीं होगी। ये हमें प्रैक्टिस, ये हमें कोड की शक्ल में ओपन होके दिखा देगी जैसा कि ये है। और अगर मैं इसे डायरेक्टली क्रोम में भी ओपन करता हूँ, ओपन विद क्रोम, तो ये फिर भी ओपन नहीं होगी। ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। किधर है यार इसके क्रोम? ओपन विद क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए यार, ये कैसा मजाक हो गया मेरे साथ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रोम, यस, क्रोम एप्लीकेशन में मैंने इसे ओपन किया और ये यहाँ पे आ गई फाइल। ये पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ आ गया, PHP एको दिस इज़ माई वेबसाइट। लेकिन मैंने कहा कि ये एक वेबसाइट के अंदर ओपन हो और उस वेबसाइट में सिर्फ ये लिखा हुआ हो दिस इज़ माई वेबसाइट। ये वेबसाइट ओपन नहीं हुई, ये पूरा कोड ओपन हो गया। अगर मैं इसे डायरेक्टली क्रोम से भी एक्सेस करता हूँ, ये पूरा कोड उसने दिखा दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो कोड ना दिखाए, सिर्फ वर्क दिखाए जो मैंने किया है, जो मैं एको करके मैं सिर्फ वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ये सिर्फ मुझे रिज़ल्ट दिखाए, मुझे पूरा का पूरा सॉल्यूशन या पूरा का पूरा जो चैप्टर है मुझे वो ना दिखाए।
लेकिन ये तो सब कुछ दिखा रहा है भैया, ये तो टैक्स भी दिखा रहा है, जो जो आपने एको यूज़ किया ये भी दिखा रहा है, ये पूरा का पूरा एक्चुअली में वो कुछ दिखा ही नहीं रहा, उसने पूरा का पूरा कोड उठा के प्रिंट सामने आपको दिखा दिया है जब आपने वहाँ से एक्सेस किया तो। लेकिन हम इसे एक्सेस कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट प्रैक्टिस। ये लोकल होस्ट को लाजमी आप लोग लिखेंगे, यहाँ पे लोकल होस्ट लिखने के बाद स्लैश दबा के प्रैक्टिस लिखेंगे, जैसा कि मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। लोकल होस्ट स्लैश जो मैंने फोल्डर htdocs के अंदर बनाया था उस फोल्डर का नेम लिखना है प्रैक्टिस। इसके अंदर एक फ़ाइल आ गई PHP प्रैक्टिस 1 के नाम से, ये मैंने ओपन कर दी। यस, ये असल में वेबसाइट ओपन हुई है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है दिस इज़ माई वेबसाइट, तो ये एक्चुअल में वेबसाइट है। ये दिस इज़ नॉट अ वेबसाइट, ये एक सोर्स कोड उसने आपको दिखा दिया है जो आपका सोर्स कोड था। क्लाइंट के पास तो सोर्स कोड नहीं होगा और उसके पास होना भी नहीं चाहिए PHP का ख़ास तौर पे। ये वेबसाइट के अंदर इसको सिर्फ ये नज़र आएगा, PHP वाला का प्रोसेस और कोई भी काम इसको नज़र नहीं आएगा। आप अक्सर सोर्स फाइल करते होंगे, आपने देखा होगा यहाँ पे सोर्स फाइल जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, नहीं ये भी इंस्पेक्ट हो रहा है, व्यू पेज सोर्स, नो मैन थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मेरे से। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं इंस्पेक्ट पे। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे इसने दिखाया भैया ये एक HTML पेज है और ये बॉडी के अंदर दिस इज़ माई वेबसाइट लिखा हुआ है। ये मुझे जस्ट एक वेबसाइट के अंदर जैसा कि HTML कोड होता है इसने मुझे ऐसा शो करवाया है कि ये HTML कोड लिखा हुआ है, हालांकि मैंने इसे PHP के थ्रू PHP की मदद से यहाँ पे दिस इज़ माई वेबसाइट लिखा। इसीलिए कहते हैं PHP एक सिक्योर वेबसाइट है, इसको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके आप लोग कोई भी जो हैकर्स हैं इसका एल्गोरिथम, इसके प्लान्स, इसकी स्ट्रेटजीज़ ये नहीं कॉपी कर सकते, ये नहीं किसी भी वेबसाइट का उठा सकते। PHP कोड उठाना तकरीबन नामुमकिन। मैंने यहाँ पे दिस इज़ माई वेबसाइट लिखा। हम असल शुरुआत करते हैं हेलो वर्ल्ड लिख के, जो कि कोई भी प्रोग्रामर अगर न्यू स्किल सीखता है, कोई न्यू लैंग्वेज सीखता है, वो हेलो वर्ल्ड से ही अपना स्टार्ट लेता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ये आपके सामने प्रिंट हो गया, एक वेबसाइट के द्वारा प्रिंट हुआ ये एक एज अ वेबसाइट। अब आपको ये सब कुछ एज अ वेबसाइट ही लग रहा है और ये वेबसाइट है एक्चुअल में। दिस इज़ नॉट अ वेबसाइट, ये वेबसाइट नहीं है जिसमें डायरेक्ट ओपन किया। दिस इज़ नॉट अ वेबसाइट, दिस इज़ नॉट अ वेबसाइट। ये सोर्स कोड ओपन हुआ है, सिर्फ फ़र्क ये है कि ये क्रोम को ओपन करके मैंने सोर्स कोड ओपन कर लिया है। लेकिन अगर मैं वेबसाइट ओपन करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे लोकल होस्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। स्लैश दबाऊँगा और मुझे उस फोल्डर का नेम, जिस फोल्डर पे मैंने अपना वर्क सेव किया है, उस फोल्डर का नेम है प्रैक्टिस। एंटर, उसके बाद ये आ गई फाइल, ये लिखा हुआ है लोअर। सो यहाँ तक तो हम पहुँच गए, हमने ये देख लिया कि ये कैसे वर्कआउट करता है, PHP और Visual Studio आपस में कैसे इंटरेक्ट वगैरह करते हैं। लेकिन हम लोग जो चलते हैं अपने मेन काम की तरफ, वेरिएबल्स की तरफ। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ वैल्यूज ऐड करते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यूज सेव करते हैं। वेरिएबल्स असल में वर्ड्स ही होते हैं, वर्ड्स। यानी कि मैंने कहा कि उस्मान जो है इसको 5 के इक्वल कर दो। मुझे ये बताने के लिए कि उस्मान को एक वेरिएबल बना देता हूँ और उसकी वैल्यू 5 रख देता हूँ, या उसकी वैल्यू में रख देता हूँ दिस इज़ माई नेम। मैंने उस्मान वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू दिस इज़ माई नेम रख दी। लेकिन उस्मान को वेरिएबल बनाने के लिए मुझे यहाँ पे डॉलर साइन का यूज़ करना पड़ेगा। डॉलर साइन को यूज़ करके मैं वेरिएबल बनाऊंगा। मैंने वेरिएबल क्रिएट किया और उस वेरिएबल के अंदर मैंने एक वैल्यू दे दी। उस वैल्यू देने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने एको कर दिया। एको का मतलब प्रिंट करवाना, एको का मतलब आउटपुट देना, एको का मतलब कि मैं क्या चाहता हूँ कि स्क्रीन के ऊपर क्या दिखे। दोबारा बता देता हूँ,
मैं जो चाहता हूँ कि स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ दिखे, मैं उसको एको करवा दूंगा। मैंने अब एको करवा लिया डॉलर उस्मान, यस दिस इज़ माय नेम। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा एको डॉलर उस्मान, तो इसने मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दिखा दिया दिस इज़ माय नेम। उसने क्यों मुझे ये दिखाया दिस इज़ माय, क्योंकि उस्मान की जो वैल्यू थी वो दिस इज़ माय नेम थी, क्योंकि डॉलर उस्मान तो सिर्फ़ और सिर्फ एक वेरिएबल है। जैसा कि मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लिख देता हूँ डॉलर फ्रेंड के नाम से, ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। मैंने लिखा डॉलर फ्रेंड की वैल्यू दे दी ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, लेकिन इसको सेव करके जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये अभी भी मुझे दिस इज़ माय नेम दिखा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने एको ही सिर्फ डॉलर उस्मान को करवाया है। अगर मैं एको करवाता हूँ डॉलर फ्रेंड को, तो ये मुझे यहाँ पे ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड दिखा देगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉलर फ्रेंड लिखा है, जो कि इसकी वैल्यू बनती है ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। अगर मैं चाहता हूँ ये दोनों वेरिएबल्स प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पे डॉलर उस्मान लिख के डॉट लगा दूंगा। डॉट लिखने के बाद ये वाला वेरिएबल भी मैंने लिख दिया। अब ये दोनों वैल्यूज़ मुझे शो करवाएगा। यस, जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज़ माय नेम, ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। दिस इज़ माय नेम, ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। इन दोनोों के बीच में स्पेस आनी चाहिए। स्पेस कैसे आएगी? दोनों डबल कोट्स दोनों तरफ, एंड NBSP सेमीकोलन और फुल स्टॉप। अब ये आपने देखा स्पेस आ चुकी है। वो स्पेस देने के लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है एंड NBSP, जो कि आपने HTML CS जो कि आपने HTML के अंदर पढ़ा होगा कि जब आप किसी दो वेरिएबल्स के दरमियान या किसी दो डिव्स के दरमियान या किसी दो वर्ड्स के दरमियान अगर स्पेस दिलवाना चाहते हैं, तो आप लोग सिंपल एंड NBSP सेमीकोलन लिख के आप लोग स्पेस दिलवा सकते हैं। तो इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है, बस दोनों वेरिएबल्स को जब हम आपस में जुदा करते हैं, यानी कि दो वेरिएबल्स को जब हम प्रिंट करवाते हैं और वो दोनों को अलग अलग ही लिखना पड़ता है ना, उस्मान और उसके बाद मैंने फ्रेंड लिखा, लेकिन उसके दरमियान में एक फुल स्टॉप भी लगाना ज़रूरी होता है। वो इसलिए ज़रूरी होता है कि दोनों वेरिएबल्स मिक्सअप ना हो जाएं, दोनों वेरिएबल्स का मतलब सेम ना हो जाए, इसलिए हमें एक फुल स्टॉप की ज़रूरत पड़ती। और हम अगर सेम एको को यूज़ करते हुए उस्मान भी लिखवाते हैं और NBSB भी लिखवाते हैं और फ्रेंड भी, तो हम हर वेरिएबल के बाद एक फुल स्टॉप लगा देंगे, हर स्पेस के बाद एक फुल स्टॉप लगवा देंगे। इवन के हर फुल स्टॉप के बाद भी एक फुल स्टॉप आएगा। मैं यहाँ पे फुल स्टॉप भी दे सकता हूँ, नहीं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मैंने फुल स्टॉप लिखा, और यहाँ पे इन दोनों इसको और इसको आपस में अलहदा करवाने के लिए मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप दे दिया, जो कि ज़रूरी था। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये फुल स्टॉप आ चुका है। दिस इज़ माय नेम, फिर ये स्पेस, ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। तो ये है दोस्तों वेरिएबल्स और उनकी वैल्यूज़ जिनको हमने प्रिंट करवाया है। अगर मैं किसी भी वेरिएबल को एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता हूँ, जैसा कि डॉलर उस्मान इज इक्वल टू, मैं जस्ट यहाँ पे 5 लिखूँगा, कोई डबल कोट्स नहीं दूंगा, कोई सिंगल कोट्स नहीं दूंगा, सिर्फ और सिर्फ उस्मान इज इक्वल टू 5 लिख दिया, और मैं चाहता हूँ कि ये एको हो, एको डॉलर उस्मान, तो क्या होगा कि ये दोनों आपस में क्रैश हो जाएंगे, दोनों मिक्सअप हो जाएंगे। एक वेरिएबल को दो वैल्यूज़ देना बेवकूफ़ी है। एक वेरिएबल जो कि डॉलर उस्मान है, इसको मैंने वैल्यू दे दी दिस इज़ माय नेम, लेकिन यहाँ पे भी मैंने डॉलर उस्मान लिखा और इसको वैल्यू दे दी 5। तो आइए देखते क्या होता है। यस, इसने ये वाला 5 प्रिंट करवा दिया। क्यों? क्योंकि जो ये वाला उस्मान था मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया।
और ये वाला उस्मान था वो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। आप लोग बहुत खुश हो रहे होंगे कि हम एक ही वेरिएबल को दो जगह पे यूज़ कर रहे हैं, ऐसे ही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत स्टेप है। इससे जब आप बड़े लेवल पे, जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे, ये तो भी मैं सिर्फ एग्जांपल में आपको वेरिएबल समझा रहा हूँ, लेकिन आप सेम वेरिएबल को जब यूज़ करेंगे एक बड़े लेवल पे तो ये सब कुछ क्रैश करवा देगा, ये आपको एकदम कंफ्यूज करवा देगा, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर एरर को ढूंढना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, इंसान के लिए डिबग करना बहुत मुश्किल हो जाता है बाज़ों का। तो इसलिए आप सेम वेरिएबल का इंतखाब करना बेवकूफ़ी होती है एक इंसान के लिए, इसलिए हम इसको थोड़ा डिफरेंट नेम दे देते हैं। उस्मान वन वेरिएबल्स का नेम डिफरेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसने अभी प्रिंट करवाया 5, जो कि इसने पहले काम किया था वो अभी काम किया, लेकिन जो काम बेहतर तरीके से हो सकता है हम उसे मज़ीद बेहतर से भी बेहतर तरीके से करना चाहिए। सेम नेम अगर मैं यहाँ पे एको करवाना चाहता इसी उस्मान को तो मैं नहीं करवा सकता था, क्यों? क्योंकि इस उस्मान के बाद ये वाला उस्मान स्टार्ट हो जाता, मैंने इसलिए यहाँ पे 1 लगा दिए। अब मैं चाहूँ तो इस उस्मान को मैं दोबारा यहाँ पे एको करवा सकता हूँ। यस, दिस इज़ माई नेम। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसका नाम भी उस्मान रख देता तो मैं यहाँ पे इस उस्मान को प्रिंट नहीं करवा सकता था इस जगह पे। आइए दिखाता हूँ कैसे। इसने यहाँ पे भी 5 प्रिंट कर दिया, यहाँ पे भी 5 प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो उस्मान की वैल्यू ठीक थी, लेकिन यहाँ पे इसी उस्मान की वैल्यू 5 हो चुकी है। अब मुझे दोबारा से जब अगर इसको मुझे प्रिंट करवाना हुआ तो मुझे अब ये पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, या मुझे इसका कोई और नेम देना पड़ेगा, कोई और वेरिएबल देना पड़ेगा। दिस इज़ माई नेम, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ $हमजा इज इक्वल टू। अब मैं इसको अगर यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैंने पहले $हमजा के ऊपर ये वैल्यू सेव करवा दी और $हमजा लिख दिया। अब ये वाली वैल्यू प्रिंट करवाएगा। तो इतने बड़े झंझट में पड़ने से अच्छा है कि कभी भी वेरिएबल्स को सेम वैल्यूज मत दो, कभी भी वेरिएबल्स को सेम नेम मत दो। वेरिएबल्स तो आप सेम दे सकते हैं, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ कि मेरे से अगर थोड़ा सा गलत बोला गया। आप वेरिएबल्स का नेम उस्मान और उस्मान नहीं रख सकते। आप वेरिएबल्स का नेम उस्मान और उस्मान के आगे कुछ ना कुछ आप डाल दें तो बेहतर है, क्योंकि आप इस उस्मान को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। अब इसकी वैल्यू चेंज हो गई, ये बन चुकी है। लेकिन इस वैल्यू को, दिस इज़ माई नेम को, तो मैं दूसरा वेरिएबल भी दे सकता हूँ हमज़ा, लेकिन एक हमज़ा को मैं 2 वैल्यूज़ नहीं दे सकता। जैसा कि मैं एक उस्मान को 2 वैल्यूज़ दे रहा हूँ, एक वैल्यू मैंने दे दी दिस इज़ माई नेम और दूसरी वैल्यू दे दी 5। यहाँ पे भी जो मैंने $उस्मान लिखा है, मैं ये नहीं समझ सकता कि ये उस्मान डिफरेंट है। ये उस्मान भी यही उस्मान है, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज हो गई है, अब 5 हो गई है। मैं खुश हो रहा हूँ कि ये मैंने $उस्मान लिख दिया, मैंने दूसरा वेरिएबल जनरेट कर दिया, ऐसा नहीं है। मैंने यही वेरिएबल ही लिखा है, जस्ट उसकी वैल्यू अब चेंज हो गई है। और मैं खुश हो रहा हूँ कि ये उस्मान की मैंने 2 वैल्यूज़ देखी। यहाँ तक जब PHP चलेगा ना, यहाँ तक वो देखेगा कि उस्मान की वैल्यू दिस इज़ माई नेम है, वो यहाँ पे भी दिस इज़ माई नेम प्रिंट करवाएगा। अगर मैं यहाँ पे दोबारा भी लिख देता हूँ $उस्मान, तो वो यहाँ पे भी दोबारा उसने यही वैल्यू दी, लेकिन यहाँ पे जाके वैल्यू चेंज हो चुकी है अब उस्मान की। अब उस्मान वो नहीं रहा, अब उस्मान तब्दील हो गया, अब उस्मान की वैल्यू 5 हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उस्मान की वैल्यू दिस इज़ माई नेम थी, जो कि अब मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। तो दोस्तों, कभी भी एक वेरिएबल को 2 वैल्यूज़ मत देना, क्योंकि 2 वैल्यूज़ नहीं दी जा सकती। वैल्यू चेंज ज़रूर हो सकती, दी नहीं जाती थी। जिस तरह ये वैल्यू चेंज हो गई है, दिस इज़ माई नेम से इज़ इक्वल टू 5 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप लोगों को आज का लेक्चर कुछ समझ में आया होगा। वेरिएबल्स का आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल्स क्या चीज़ है और इसमें वैल्यूज़ को कैसे असाइन किया जाता है, और हम किस तरह से वेरिएबल्स को
प्रिंट करवा सकते हैं और कैसे हम वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमें एक वेरिएबल को 2 वैल्यूज़ देनी चाहिए या नहीं, ये भी क्लियर हो गया। और ये सिर्फ PHP में नहीं, हमें और लैंग्वेजेस में भी ख्याल करना चाहिए कि हमें एक वेरिएबल को 2 वैल्यूज़ नहीं देनी चाहिए। ये बहुत ही बेसिक बात है, लेकिन अक्सर औकात हम ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जिसकी वजह से आगे बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स जनरेट होते हैं हमसे। तो स्टे ब्लेस्ड दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि चैप्टर नंबर 3 है हमारा PHP कोर्स का। तो देखेंगे हम उसमें क्या स्टडी करने वाले हैं क्या नहीं। तो